नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेसन फर्स्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। हमारा आज का जो लेक्चर है वो 6 नंबर का है और आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक जीवन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी क्रिया करते थे, किस प्रकार की क्रिया होती थी उनके द्वारा, और उनके जीवन के प्रमुख आय के साधन क्या थे, उनके बारे में आज आप अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्थिक जीवन। सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। कहने का मतलब ये था कि जो सिंधु और जो सरस्वती नदियों के बीच की जो उपजाऊ मैदान था, यानी कि जलोढ़ मृदा जो वहाँ पे विस्तृत रूप से बिछी हुई थी, उस पर वे कृषि कार्य महत्वपूर्ण रूप से कर लेते थे। उसके बाद में हम बात करें कि भाई कृषि किस किस की करते थे। तो भाई कृषि में ये गेहूं, जौ, चावल, मूंग, मसूर, मटर, कपास और तिल इत्यादि का उत्पादन करते थे। तो ये विशेष प्रकार की फसलों का उत्पादन कर लेते थे, जिसमें खाद्य फसलों का उत्पादन करते थे और कपास जैसी फसलों का वो मतलब आर्थिक रूप से उपयोग करते थे, कपड़े बनाने के लिए या फिर व्यापारिक दृष्टि से कपास का विशेष रूप से ही उत्पादन कर लेते थे। कृषि उपकरण। अब कृषि कार्य में आर्थिक जीवन में कृषि उपकरण कौन कौन से थे? कृषि उपकरण होना तो बेहतर है, कारण ये है कि भाई बिना कृषि उपकरण तो हम किसी प्रकार की कृषि कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रकार की कृषि के उपकरण मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दराती मिली है, यानी कि लंबे से एक पत्थर की दराती मिली है। आप चित्र में इसको देख भी सकते हैं। बनवाली से हल का नमूना मिला है, यानी कि खिलौने टाइप में बनवाली से है, वो एक हल का नमूना मिला है इनको, जो कृषि कार्य में इसका उपयोग करते होंगे। उसके बाद हम बात करें भाई कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं कि भाई यहाँ पर कोई कृषि कार्य किया होगा और जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर ये खेत की जुताई वगैरह से और ये इस प्रकार से कृषि करते थे। इसके बाद विशिष्ट प्रकार की फसलें, यानी कि कपास जैसी, मटर जैसी, मूंग मसूर जैसी, ये विशिष्ट प्रकार की कृषि भी कर लेते थे, खेती भी कर लेते थे। और उसके बाद में इनके पास में बोने की विधि भी थी। बोने की विधि का मतलब ये है कि भाई ये जैसे मान लीजिए कपास को किस विधि से बोया जाता है, चावल को जैसे रोपण है तो भाई किस प्रकार से इनको रोपा जाता है, तो इनके पास में एक विशिष्ट प्रकार की ये विधि भी थी। फिर सिंचाई व्यवस्था, यानी कि सिंचाई व्यवस्था थी, खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी को मतलब खेतों तक पहुंचाने के लिए हो सकता है इनकी नहर की कुछ व्यवस्था हो, तो इस प्रकार से इनके सिंचाई की भी व्यवस्था अच्छे प्रकार से थी। फिर अगली बात करें आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में ये लोग जो हैं आर्थिक जीवन में ये जो लोग हैं ना, पशुपालन भी क्या करते थे। और कौन कौन से पशुपालन का जो ये इनकी चलन था, तो ये लोग जो हैं वो यातायात के रूप में और जैसे दूध, मांस इत्यादि के रूप में कुछ पशुओं को पालतू बनाते थे, जैसे बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर का प्रमुख रूप से उत्पादन मतलब पाला जाता था। इन लोगों के द्वारा जो इन पशु को पाला जाता था, बैल है ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर को प्रमुख रूप से ये लोग पालते थे। उसके बाद में भाई इनका जो है उपयोग किस प्रकार से होता था, तो दूध, मांस, खाल और ऊन के लिए होता था। जैसे गाय, भैंस है, उनका दूध, भेड़ है, बकरी है, जैसे गाय, भैंस और बकरी का दूध के रूप में प्रयोग करते होंगे, है ना। भेड़ और बकरी इत्यादि हैं, उनको जैसे मान लीजिए इनका प्रयोग कृषि कार्य में भी किया जाता होगा, या दूध, मांस, खाल और ऊन के लिए इनको पालते हैं। उसके बाद में बैल का प्रयोग कृषि कार्य यातायात के रूप में किया जाता होगा। घोड़े व ऊँट का भी ये पालन करने लग गए थे। तो इस प्रकार से ये पशु वगैरह हैं वो पालते थे। तो हम देख रहे हैं इसमें कि भाई ये जो लोग हैं ना, वो पशुपालन में किस किस को पालते थे, एक बार दोबारा से हम अध्ययन कर लेते हैं। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे और सूअर का प्रमुख रूप से पालन करते थे। अब ये लोग इनको पशु पाल कर ये करते क्या थे, तो भाई जैसे दूध, मांस और खाल और ऊन के लिए प्रयोग होता था। बैल का प्रयोग कृषि कार्य में हल के रूप में, खेत जुताई के रूप में या यातायात के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में इसको प्रयोग करते थे। और लास्ट में जो है वो घोड़े व ऊँट का भी पालन करने लग गए थे लोग। उसके बाद में नंबर 4 पर कौन सा है, नंबर 4 पर है उद्योग धंधे व उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान। अब उद्योग धंधे उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान कौन सा है भाई, सैंधव, आभूषण, औजार, मतलब सैंधव, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनको सैंधव कहा गया। सैंधव आभूषण, औजार और उपकरण के लिए धातु ढलाई
वह तकनीकी व निर्माण के अत्यंत निपुण और दक्ष थे, बड़े ही निपुण और दक्ष माने जाते हैं। क्योंकि जैसे हम कोई भी खनिज निकालते हैं तो कच्चे रूप में निकालते हैं, फिर उसको उसका प्रेसकरण किया जाता है, गला करके उसमें मुख्य धातु अलग कर ली जाती है, उसमें विशिष्ट कुछ अलग से अव्यय होते हैं, उसको अलग निकाला जाता है, फिर उसमें अन्य पदार्थ मिलाकर उसको कठोर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें ढलाई और तकनीकी का निर्माण का अत्यंत निपुण ज्ञान था। कीमती पत्थर, शंख, सीप, हाथी दांत से विविध प्रकार के आभूषण बनाते थे। जैसे मान लीजिए कोई कीमती पत्थर है, जैसे हमें कहीं मूंगा, माणिक, ये कुछ ऐसे विशिष्ट पत्थर होते हैं इनसे, और शंख, सीप, हाथी दांत के विविध प्रकार के आभूषण बनाने में बड़े ही निपुण थे। इनकी जो तस्वीर में कह सकते हैं हम, इनकी मूर्ति इत्यादि में कह सकते हैं कि आभूषण के बड़े शौकीन थे। तो इस प्रकार से आभूषण का प्रयोग करते थे। कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं कि भी ये बनाते कैसे थे, कहाँ बनाते थे, तो इसके कुछ कार्यशाला के प्रमाण में मिले हैं। जैसे राखी गढ़ी व भिड़ाना में कार्यानील का जो उत्पादन करते थे, तो यहाँ पे राखी गढ़ी में मिला है। तिगड़ाना में फ्यांस और मानहेरा में स्टेटाइट की कार्यशाला मुख्य रूप से यहाँ पर मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लोग जो थे ना, वो तकनीकी ज्ञान में बड़े ही निपुण थे। उद्योग के द्वारा जो है वो बहुत सारी जैसे मान लीजिए ये जो कीमती पत्थर इत्यादि हैं या फिर आभूषण इत्यादि का वो उत्पादन कर लेते। इसी कड़ी में आगे हम बात करें मापतोल। मापतोल इनके पास में बड़ी एक अच्छी तकनीकी थी। ये पत्थर की बाट जो आयताकार चौकोर रूप में मिले हैं, इनकी मापने की जो इकाई थी ना, वो सोना में थी। जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से ये इनकी मापने की इकाई थी। जैसे अपने आजकल तो एक किले वगैरह से, किला से 2 किला, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे 1 क्विंटल, है ना, फिर जैसे टन वगैरह। पहले अपने भी जैसे मान लीजिए 5 किलो में 1 धड़ी होती है और 40 किलो में मण होता है। तो इनकी भी मापने की इकाई है ना, वो सोना थी। तो देखते हैं इसमें क्या है। मापतोल उत्खनन में बड़ी मात्रा में बाट और तराजू के पलड़े मिले हैं। कुछ ऐसा दिखाए गए हैं कि भाई उसमें कुछ जैसे एक साइड में तो है वो पत्थर का कोई बाट रख रखा है, एक साइड में कोई वस्तु रख रखी है, तो ऐसी कोई मतलब एक तराजू भी मिली है। तोल इकाई 16 के अनुपात में थी। तोल की जो इकाई है वो 16 के अनुपात में मानी जाती है। और लोथल से हाथी दांत का पैमाने भी मिला है, जो स्केल होता है ना, वो कहाँ से मिला है, लोथल से। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह चुका हूँ और बहुत बार ये आया हुआ भी है। उसके बाद में हम बात करें व्यापार की, तो ये लोग व्यापार किस प्रकार से करते थे। स्थल और समुद्र मार्ग से किया जाता था, मतलब स्थल पर भी किया जाता था और समुद्र मार्ग से भी होकर के, हो सकता है किसी दूसरे सभ्यता से ये व्यापार वगैरह करते हों, वस्तु का लेन देन करते हों। स्थल मार्ग से बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग। स्थल मार्ग से बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, बैल और गाड़ी के द्वारा जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। समुद्री मार्ग से नाव, समुद्री मार्ग में नाव से ये व्यापारिक क्रिया संपन्न करते थे। इनका मुख्य रूप से यातायात के 2 साधन माने जाते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि भी ये नाव से ही मतलब ये व्यापार करते होंगे, तो इसके कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर अंकित नाव का चित्र मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और लोथल से प्राप्त मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में मिली है। लोथल गुजरात के पास में है, वहाँ पर लोथल से प्राप्त मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में मिले, जिससे हम कह सकते हैं कि ये नाव के द्वारा भी समुद्री मार्ग से होकर के और व्यापार क्रिया संपन्न करते थे। फिर लास्ट में हम देखते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों से पता चलता है कि मेलुहा सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जो हैं वो इनसे व्यापारिक संबंध थे। ये मेलुहा है वो मेसोपोटामिया यानी कि जो ईरान, इराक है, दजला, फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता है, तो उनसे ही मेलुहा नामक स्थान है, वहाँ से भी ये व्यापार क्रिया इत्यादि संपन्न करते थे। तो ये हमारा कौन सा है, आर्थिक जीवन। बड़े ही शॉर्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। इसको आप अपने कॉपी में नोट करें। एक मैं पिछले वीडियो में 19 सेंटीमीटर की जगह मैंने 90 सेंटीमीटर बोल दिया था, वो थोड़ा ध्यान रखें, गलती हो जाती है, तो आप उसको नोट्सों में देख करके उसको देख करके सही कर लीजिए। अगला टॉपिक हम बात करेंगे धार्मिक जीवन। इसको शॉर्ट्स के लेकर रखिए।